नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए, हम लोग बहुत ब्रेक के बाद मिले हैं, तो अभी हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे। सभी को मैं प्रणाम करता हूं, सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ थोड़ा सा सेटिंग कर देता हूँ, कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ। और आज हम लोग सरक्त मूत्र प्रवृत्ति जब होती है, हेमेचूरिया होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये क्यों होता है, और जब हो तो आयुर्वेद में उसकी क्या चिकित्सा किया जाना चाहिए। मैं आप लोग को एक मिनट पहले मैं ये कर देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज बहुत मजा आने वाला है। एक मिनट में सबको बोलने के लिए अलाउ कर देता हूँ। चलिए, सेटिंग हो गया है। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जब रक्त का परिवर्तन जो होता है वो मूत्र प्रवृत्ति के साथ होता है, मतलब सरक्त मूत्र प्रवृत्ति होती है। तो हमें उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मंजिष्ठ में है। मंजिष्ठ में जो अलग है, उसमें रेड कलर का यूरिन आता है। और प्रमेह में और इसमें क्या अंतर रहता है कि प्रमेह में आविल मूत्रता, बहुमूत्रता होती है, मतलब गंदा यूरिन आता है। भले रेड कलर का भी हो तो गंदला आता है। जिन लोगों ने पेशेंट देखे हैं उन लोगों को पता चलता है कि मंजिष्ठ में क्या है और सरक्त मूत्र प्रवृत्ति क्या हो रहा है, हिमेचुरिया क्या हो रहा है। और जब यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उसमें आरबीसीज आते हैं, मतलब ऐसे दिखते हैं, रेड ब्लड सेल्स अपीयरेंस होता है यूरिन कल्चर में या यूरिन एनालिसिस करते समय होता है। तो कभी कभी ये ब्राउनिश रंग का होता है या रेड कलर का होता है। तो ये कभी कभी पेनफुल होता है, यूरिन करते समय जलन होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, कभी कभी पेनलेस होता है। और ये माइक्रोस्कोपिक व्यू भी दिखता है या माइक्रोस्कोपिक भी दिखता है ना। और यह शुरुआत भी हो सकती है या इसमें मध्य अवस्था भी रह सकती है बीमारी का। तो इसका पेनफुल हिमैचुरिया क्यों होता है, सरक्त मूत्र प्रवृत्ति क्यों होती है? आयुर्वेद के हिसाब से इसको हम लोग अधोग रक्त पित्त जैसा सिमिलर समझ सकते हैं। अधोग रक्त पित्त जो मूत्र से गुद मार्ग से या योनि मार्ग से अति प्रवृत्ति हो रही है, जो नहीं होना चाहिए वह हो रही है। तो जब हम लोग इसका कारण देखते हैं तो एलोपैथी साइंस में इन्फेक्शन कारण बताया जाता है। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसकी वजह से हिमेचुरिया हो रहा है। या फिर कोई ऐसे कारण जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उसमें अगर ट्यूबरकुलोसिस का हुआ तो ब्लैडर का हो गया, यूरिनरी ब्लैडर का हो गया, यूरेटर का हो गया, किडनीज का हो गया, और उसमें रक्त वाहिनी फूट गई और उसके वजह से हिमेचुरिया हो रहा है। या फिर किडनी स्टोन होते हैं, जब वो निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंजुरी कर देते हैं, क्योंकि नुकीले होते हैं। जो स्टोन होता है ना, वो कहीं ना कहीं इंजुरी करता है, टीयर करता है और उससे खून आने लगता है। और या फिर ट्रॉमा होता है, चोट लगने की वजह से, अगर यूरिनरी ब्लैडर में किडनी में इंजुरी हो गया, चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से हिमेचुरिया होता है। या फिर ट्यूमर्स होते हैं, किडनी में ट्यूमर हो गया, बिनाइन ट्यूमर हो गया, सिस्ट के आगे, सिस्ट भी हो गया तो ठीक है, लेकिन ट्यूमर अगर हो गया तो यूरिनरी ब्लैडर में ट्यूमर हो गया,
मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया या बिनाइन ट्यूमर हो गया, उसके वजह से हिमेचुरिया हो सकता है। या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, रिनल कैलकुलस ट्रॉमा, ये सब चीजें मैंने बता दिया। अब पेनलेस हिमेचुरिया क्यों होता है, बिना बिना दर्द वाला, खून में क्यों आ रहा है, मतलब खून क्यों आ रहा है यूरिन के साथ, पेनलेस वाला क्यों हो रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब ग्लोमुलर नेफ्रॉन्स जो भी रहते हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया, उसके वजह से ब्लड आता है। दूसरा है कि जेनेटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस, पूरा वो सिस्टम जो है यूरिनरी सिस्टम है वहां पे ट्यूबरकुलोसिस हो गया और जेनेटल्स में भी उसका इफेक्ट आ गया, तो उसकी वजह से हिमेचुरिया होता है। या मेलिग्नेंसिस जो होती है, कैंसर होता है, या रिनल ट्यूमर होता है, यूरिनरी ट्यूमर होता है, ब्लैडर का ट्यूमर होता है, या फिर एंटीकोagुलेंट थेरेपी अगर हम लोग दे रहे हैं पेशेंट को, एंटीकोagुलेंट थेरेपी, या यूटीआई जो होते रहते हैं उन सब के वजह से होता है। और अब अगर हम लोग देखें तो सरक्त मूत्रता जो है उसको हम लोग मूत्राघात और रक्तपित्त इसके अंडर में भी समझते हैं। या रक्त में नाम का व्याधि जो है हमारे इसमें भेषज रत्नावली में बताया है, रक्त में, उसमें भी हिमेचुरिया होता है। और रक्त मूत्रता का मतलब है कि यूरिन जो है वो एकदम रेड कलर का आ रहा है, और इसमें रक्त वर्ण का आ रहा है, मतलब उसमें खून आ रहा है ना, यूरिन में खून आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसी को हम लोग हिमेचुरिया बोलते हैं। और उसके और कारण हो सकते हैं कि जब हम यूरिन एनालिसिस करते हैं तो उसमें आरबीसीज आ रहे हैं, ऐसा पता चलता है कि आरबीसी इतना ज्यादा है। तो या फिर कुछ लोग ना बीट रूट खा रहे हैं और उनका यूरिन लाल हो रहा है, तो वो हिमेचुरिया नहीं है, वो नेचुरल है, बीट रूट खाने से होता है। या ब्लैक बेरीज नाम का जो फ्रूट होता है, ब्लैक बेरीज, उसको खाने से भी यूरिन वैसा आता है। और ऐसे ही हमारे मूत्र विरंजनीय गण के जो द्रव्य हैं, मतलब मूत्र को कलर देने वाले जो गण हैं उनके कुछ कुछ द्रव्य हैं, 10 द्रव्य तो बताए चरक ने, लेकिन और भी बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिसका हम सेवन करते हैं तो यूरिन रेड कलर का आता है। तो कुछ फिजियोलॉजिकल हो गया, खाने पीने से हो गया, कुछ पैथोलॉजिकल हो गया, कोई विकृति रूप से हो गया। उसी तरह से मूत्राघात हो गया, तो जैसे लोकल ट्रॉमा हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो उसके वजह से सरक्त मूत्र प्रवृत्ति हो सकती है। या फिर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, बीपी बहुत हाई होने से, या एल्बुमिन बहुत ज्यादा आ रहा है, एल्बुमिनेरिया हो गया, उसके वजह से एक्यूट नेफ्रेटिक कंडीशन हो सकता है, नेफ्रिटिक कंडीशन होता है, और उसके वजह से रक्त मूत्रता होने लगती है। या फिर रक्त मूत्रता होता है उसके साथ में अगर एक्यूट एब्डोमिनल पेन है, तो अश्मरिज, मतलब किडनी स्टोन से रिलेटेड वहां पे मूत्र कृच्छता है, यूरिन आ नहीं रहे और वो अश्मरी ने रोक के रखा है, और उसके साथ में पेन भी हो रहा है और खून भी आ रहा है, तो वहां पे किडनी स्टोन समझना चाहिए। या फिर बिना पेन के हो रहा है, खून आ रहा है, तो मेलिग्नेंसी होता है। या फिर मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन नाम का एक बीमारी है जिसमें मेलिग्नेंसी भी होती है और उसके वजह से बीपी बहुत हाई हो जाता है। या बॉडी में टॉक्सिन्स गया, टॉक्सिमिया हो गया, और उसके वजह से क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है, टॉक्सिन्स इतना बढ़ गया कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म गड़बड़ा रहा है और ब्लीडिंग भी नहीं हो पा रहा है, तो वो यूरिन के रास्ते से निकलने लगता है। तो अभी मैं इस पे और बताऊंगा, अब आप लोग कुछ बताना चाहें बता सकते हैं। तो वैद्य कंचन मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनको सरक्त मूत्र प्रवृत्ति हो रही है? नाम सर, हाँ सर, पेशेंट आते हैं सर ऐसे। और आपने जैसे बताया वैसे ही होता है कि अगर अशमरी है तो अशमरी के वजह से भी एक मूत्रगत रक्त दिखता है। और बहुत बार ऐसे भी होता है पेशेंट को पेन नहीं होता है, और कभी कभी पेन के साथ भी पेशेंट आता है। तो अगर वो ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट लेके आता है तो बहुत बार ऐसे देखने में आता है कि ऑकल्ड ब्लड पॉजिटिव आ रहा है पर पेशेंट को पेन वगैरह कुछ नहीं है। और मैंने एक पेशेंट देखा था कि उसको करीब करीब 4 साल से ये प्रॉब्लम थी। तो उनका सब मतलब कि अशमरी है क्या, सोनोग्राफी वगैरह सब करके हो चुका था। पर उनकी ना रीनल स्कैन वगैरह कराया गया तो फिर उनको भी सेम वैसे ही ग्लोमुलर नेफ्राइटिस करके आया था सर। और उसमें उनको धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे पेशेंट को पता भी नहीं चलता है शुरू शुरू के दिनों में कि जैसे 2-3 महीने हो जाते हैं और बीमारी अंदर ही अंदर पनपती रहती है।
और फिर कुछ दिन के बाद जैसे कि उनको बहुत थकान लग रही है, और किस वजह से थकान लग रही है, तो जिससे एचबी कर लिया, तो एचबी करने के बाद जैसे हीमोग्लोबिन परसेंटेज अगर कम दिख रहा है, तो फिर जैसे उसको रूल आउट करने के लिए आगे की टेस्ट कर की जाती है, तो पता चलता है। और कोई कोई पेशेंट पेन लेके, बर्निंग लेके ही आता है। और बहुत अच्छा, हमारी आयुर्वेद मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है इस पे। और पेशेंट बहुत बार तो जैसे अभी समर सीजन में भी पेशेंट आते हैं बहुत ब्लीडिंग टेंडेंसी की, मतलब उनको हर समर में ये प्रॉब्लम होती है। बहुत बार तो ऐसे देखा जाता है कि पेशेंट कम पानी पीता है और बाहर धूप में बहुत ज्यादा घूमता है, उस वजह से भी उसको बिल्कुल वही सीजन में उसको, और धूप में ज्यादा घूमने की वजह से ही जैसे उनको यूरिन बहुत कम पास होती है, डार्क येलो होती है, डार्क येलो के बाद थोड़ी धीरे धीरे करके वो रेडिश कलर में आनी स्टार्ट हो जाती है, और फिर हमारे पास पेशेंट आता है, तो वो बोलता भी है कि हमें बिल्कुल ये जैसे समर सीजन आता है तो ये प्रॉब्लम होती है। सर ये, ऐसे पेशेंट हमारे पास जब एलोपैथी के पास जाके घूम के जब आते हैं और उनको कहीं सोल्यूशन नहीं मिलता है, हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छा अच्छी दवाइयाँ बताई गई है, जैसे आपने अभी भी बताया। तो मैं इसमें मोस्टली गोक्षुरादि गुग्गु, चंद्रप्रभावटी, वसंत कुसुमाकर, उशिरासव, चंदनासव, यही मेडिसिन चलाती हूँ। और ब्लीडिंग को रोकने के लिए कहरवा, प्रवाल पंचामृत बहुत अच्छे से काम करता है। और जैसे पेशेंट में हमें पूरा अच्छे से उसको देख के उसको डाइट वगैरह समझाना पड़ता है। और यहाँ पे वासा घृत है, दुर्वादी घृत है, तो ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। खाने में बिल्कुल गर्म चीजें पूरी बंद करके बाकी का मेडिसिन हमारा, और पथ्य पालन के साथ थोड़ा प्राणायाम वगैरह करें तो बिल्कुल पूरा ठीक कर सकते हैं सर हम पेशेंट को। जी सर। थैंक यू मैम। तो इसमें ट्रीटमेंट हमें पहले हेतु के, और एक हेतु रह गया था कि जब कोई भी इंसान वृक्ष दवाइयां नहीं खा रहा है और अति मैथुन कर रहा है, तो शुक्र एक बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा, 3 बार निकलेगा। ऐसे धीरे धीरे शुक्र का जब क्षय हो जाता है, तो ग्रंथों में भी बोला, प्रैक्टिकली भी देखने को मिलता है कि जब एक ही दिन में अति मैथुन किया जाता है, तो वहां से फिर ब्लड आने लगता है। तो यह भी कारण होता है, और उसके साथ ब्लड आएगा तो यूरिन जब करेगा तब खून आएगा, यह भी एक कारण बताया गया है। ट्रीटमेंट जो रहता है हमारा, वो आयुर्वेद में हम एक पर्टिकुलर दवाई नहीं देते हैं, हम लोग हेतु निकालते हैं, क्यों हो रहा है। हमारा, हम लोग चिकित्सक हैं, चिक 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 करने वाले हैं, बहुत परेशान करते हैं पेशेंट को। ऐसे परेशान जानबूझ के नहीं, हेतु के लिए, हेतु जानने के लिए हम लोग भले 5 मिनट के लिए करें, लेकिन हम हेतु जानने पे ज्यादा चिक चिक करते हैं। तो जब हमें हेतु पता चल जाता है, उस हिसाब से चिकित्सा जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा रहता है। एलोपैथी में तो सिटाल सिरप देंगे, नॉर्फ्लक्स देंगे, और मतलब डायूरेटिक देंगे, या ऐसे, मतलब उनका कुछ ही लिमिटेड है दवाइयां। लेकिन आयुर्वेद का व्यापकता जो है और सोच है वो बहुत ही विस्तृत है, और हर पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट देने का कोशिश करते हैं, तो वो अलग ही नया एक इंटेलेक्चुअल जॉय, मतलब एक अंदर से खुशी देता है कि हमने ये हेतु निकाला और इस तरह से चिकित्सा दिया तो फायदा हुआ। तो अब ट्रीटमेंट में क्या रहते हैं, जैसे कि हम लोग कोई कारण ऐसे मिल रहा है कि रक्तवाहिनी फूट गई है, वहां पे इंजुरी हो गई, तो लाक्षा चूर्ण देते हैं दूध के साथ। नॉर्मल ठंडा दूध जो रहता है, बहुत ठंडा नहीं, चिल्ड नहीं, लेकिन नॉर्मल दूध के साथ लाक्षा चूर्ण को हम देते हैं। तो जब शत क्षीण जैसे चिकित्सा बताइए चरक संहिता में, शत क्षीण चिकित्सा अध्याय, उसमें जो बताइए, तो उसमें हम लोग लाक्षा चूर्ण को दूध के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बोलबद्ध रस देते हैं, उसको भी दिन में 3 बार जब देते हैं पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ बोलबद्ध रस, उससे भी सरक्त मूत्र प्रवृत्ति ठीक हो जाती है। इसी तरह से गुडुचि तत्व और कामदुधा रस को पानी के साथ जब देते हैं, तो बॉडी में जो पित्त बढ़ा हुआ है, अधोग रक्त पित्त अगर डायग्नोसिस हुआ है, तो अधोग रक्त पित्त में गुडुचि का स्वरस या गुडुचि का सत्व, जो गुड़वेल सत्व मराठी में बोलते हैं, गुड़वेल सत्व और मौक्तियुक्त कामदुधा, अगर, और मौक्तियुक्त कामदुधा 2-2 गोली सुबह शाम। अगर 125 mgm का एक गोली है, तो 250 mgm सुबह और शाम, ऐसे हम 500 mgm दिन भर में, ऐसा जब देते हैं गुडुचि सत्व के साथ, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से पित्त बहुत बड़ा है, सार्वदेहिक पित्त बड़ा है, तो सुचेखर रस को कामदुधा रस के साथ देते हैं, मौक्ति को कामदुधा होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है, ब्लीडिंग बंद हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है। या प्रवाल पंचामृत को, जो प्रवाल पंचामृत गोदुग्ध भावित है,
अर्क क्षीर भावित नहीं चाहिए। गोदुग्ध भावित जो है प्रवाल पंचामृत को हम लोग तंडुलोदक के साथ देते हैं, चावल को भिगो के पानी, और वह पानी अगर पीने को देते हैं या गुलकंद के साथ देते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। इस तरह से बासा का काढ़ा जो रहता है, बासा क्वाथ रक्त पित्त की चिकित्सा है, और जो हिमेचूरिया है उसकी सबसे अच्छी दवाई है। तो बासा क्वाथ को हम या फिर बासा रिष्ट को हम लोग जब देते हैं तो इमीडिएटली फायदा होता है। इसी तरह से पंचवल्कल क्वाथ, पंचवल्कल क्वाथ के बारे में आप लोग द्रव्य गुण की किताबों में देखिए कि चतुरुष्ण किसको बोलते हैं, त्रयुष्ण किसको बोलते हैं, पंचवल्कल किसको बोलते हैं। तभी मैं यहाँ बता देता हूँ कि नेग्रोध है, पारिश है, पीपल है, बरगद है। तो ये सब जो है कषाय रसात्मक द्रव्य है। अगर किसी को बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है तो हम लोग पीपल के जो जड़ है, उसका वल्कल जो है, छाल है, उसका काढ़ा बना के दें या बरगद का दें। कषाय रस होने से हील करता है। और मधुर तिक्त कषाय रस पित्त शामक रस है, इसको देने से तुरंत ही फायदा होता है। या उदुम्बर जो रहता है, उदुम्बर भी है पंचवल्कल में, उदुम्बर के त्वचा का क्वाथ, अगर क्वाथ बना के रात भर रख दिया और सुबह वो पी लिया भूखे पेट ब्रश करके, उससे भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। या लोद्र का त्वक क्वाथ, यह भी कषाय रसात्मक होता है, वह भी बहुत अच्छा फायदा करता है। जो मूत्राघात जन्य रक्त पित्त है या मूत्र से निकलने वाला रक्त पित्त है, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से उशिरासव है, चंदनासव है, सारी वाद्यासव है, ये बहुत ही अच्छी दवाई है। या अशोकारिष्ट भी अगर दे दिया कषाय रस होने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और सारा रक्त पित्त, अधोग रक्त पित्त में वमन बोला है, मतलब प्रति मार्गम से विधीयते, उल्टे मार्ग से निकालना है। तो नीचे से आ रहा है तो वमन दे देना बहुत ही अच्छा रहता है। और यह साध्य है, मतलब जो अधोग रक्त पित्त है वो साध्य होता है, वमन कराने से बहुत अच्छे से जल्दी से ठीक हो जाता है। दूसरा क्या है कि हम लोग इसमें जब चिकित्सा करते हैं तो पित्त शमन करने वाली चिकित्सा देना चाहिए। जब भी सरक्त मूत्र प्रवृत्ति हो रही है तो हमें इसमें पित्त शमन करने वाली, रक्त का प्रसादन करने वाली, मतलब अच्छा क्वालिटी का रक्त बनाने वाली दवाइयां, और तिक्त द्रव्य और मधुर द्रव्य और कषाय द्रव्य का योजना करना चाहिए। और शीत वीर्यात्मक दवाइयां, जो ठंडी दवाइयां हैं शीत वीर्यात्मक है, उनका प्रयोग करना चाहिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो रक्तज अतिसार में जो चिकित्सा बताए या रक्तज अर्श में बताए जो चिकित्सा, जैसे कि रक्तातिसार में और रक्तज अर्श में कुटजारिष्ट बताए, बिल्वावलय बताए, या बेल बेल का जो, जिसको हम श्रीफल भी बोलते हैं, उसका काढ़ा बना दे, उसका शरबत बना के दे, बेल का शरबत आप लोगों को नॉर्थ इंडिया में मिलता होगा, बेल का शरबत पीने के लिए देते हैं। और रक्तज अतिसार में हम लोग और क्या देते हैं तो हम मतलब वहां पे कषाय रसात्मक द्रव्य देते हैं, कुटज घन परपटी, कुटज घनवटी, ये देते हैं तो बहुत अच्छा या फिर हम लोग जाति फलादी चूर्ण देते हैं, या फिर हम लोग संजीवनी वटी देते हैं। तो जो वहां देते हैं वो यहाँ देना है। नाकेशर चूर्ण देते हैं, रक्तज अर्श में देते हैं, तो नाकेशर चूर्ण यहाँ पर भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पित्तज ज्वर की जो चिकित्सा है, पित्ता ज्वर में हम सुक्षेकर देते हैं, चंद्रकला रस देते हैं, ताप्यादि लौ देते हैं, उशिर देते हैं, फिर कमल देते हैं, मतलब दीपन पाचन करके लंघन करके, और फिर हम लोग उसमें दुर्वा देते हैं। कितना बढ़िया है, दुर्वादि घृत दें, बहुत अच्छा। शतावरी घृत देते हैं, शतावरी भी बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह से शत शीर्ण की जो चिकित्सा चरक संहिता में बताइए, उसमें बहुत सारे योग बताए, उनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ काढ़े हैं जिससे 100% रिजल्ट आता है, कभी फेल नहीं होता है। उसमें वासा गुड़ुच्यादि कषाय है, वासा गुड़ुच्यादि कषाय, चंदन उशिर आदि कषाय, फिर गुड़ुच्यादि कषाय, ये सब साउथ की कंपनियां दवाई बनाती हैं, या आप लोग सहस्त्रगम नाम का पुस्तक है उसमें देखिए, और आप लोग घर पे भी बना सकते हैं। महातिक्ता कषायम है, तिक्ता कषायम है, शतावरी कषायम है, और दूध में शीर पाक बनाना है, उसमें शतावरी, गोक्षुर और वासा। शतावरी सबसे अच्छा है, जो किडनी के रिलेटेड डिजीजेस होते हैं उनके लिए शतावरी है, वो रसायन है। गोक्षुर है, वो भी रसायन है, और मूत्र प्रवृत्ति भी अच्छा करता है। और वासा, वासा तो व्याधि प्रतिनिक दवाई है रक्त पित्त में, इनका प्रयोग करते हैं। तृण पंचमूल का शीत कषाय या शीर कषाय, शीरपाक, तृण पंचमूल को हम लोग शीरपाक विधि से बना के वो दें, बहुत अच्छा फायदा होता है। इस जैसे लाक्षा चूर्ण दें। फिर पुष्यानुक चूर्ण जो हम लोग देते हैं, जो प्रदर में दिया जाता है, पुष्यानुक चूर्ण तंडुलोदक के साथ दे तो बहुत अच्छा फायदा करता है। आप लोग पुष्यानुक चूर्ण के घटक द्रव्य देखिए, इतना बढ़िया बढ़िया चीज है जो पूरी तरह से प्रदर में काम करता है, वो यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से एर, जो इसमें बोलबद्ध रस में और प्रद्रांतक लौह में रहता है, एरवारू बीज, उसका एरवारू बीज का चूर्ण अगर सुबह शाम आधा आधा चम्मच दें
तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और उसमें हम लोग यष्टि मधु का सिद्ध घृत दें, बहुत अच्छा फायदा करता है। दारू हरिद्रा को हम लोग तंडुलोदक के साथ दें, हल्दी और दारू हरिद्रा दोनों तरह की हल्दियों को तंडुलोदक के साथ आधा आधा चम्मच दें, तो वो भी बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से यहाँ पे बात्रक्त जैसी संप्राप्ति हो रही है क्या, वो देखना है, तो यहाँ पे कैशोर गुगुल जिसमें गुड़ूची डाला हुआ है वो अच्छा काम करता है। संशमनी वटी भी अच्छा काम करता है। फिर कुछ अवलेह फॉर्म में हम लोग दें तो अच्छा फायदा होता है। शतावरी लेहम, कुष्मांड लेहम, दशमूल हरित की, जो अपान क्षेत्र में जो भी दुष्टि है उसको ठीक करता है। दशमूल हरित की हो गया, कुष्मांड लेहम, शतावरी लेहम बहुत अच्छा फायदा करता है। आसवरिश में चंदनासव, उशिरासव, पुनर्नवासव, सारिवाद्यासव बहुत ही अच्छा बढ़िया काम करता है। इसी तरह से घृत कल्पना, क्योंकि अगर इंजुरी हो गया है वहां पे हीलिंग करना जरूरी है, स्नेहन करना बहुत जरूरी है। तो महातिक्ता घृत है, शतावरी घृत है, कुष्मांड घृत है, वासा घृत है, बस्त्या अश्मंतक घृत है, फिर सर्वे अश्मंतक घृत है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। सर्वामयांतक घृत है, बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पिष्टी अगर हम लोग 4-4 रत्ती की मात्रा में गुलकंद के साथ दे तो वो इतना ठंडा द्रव्य है प्रवाल पिष्टी, जो चंद्रपुटी रहता है उससे तुरंत ही फायदा हो जाता है। इसी तरह से अकीक भस्म को शहद के साथ सुबह शाम दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बोल परपटी जो रहता है, जो काला बोल जो रहता है, वो कुमारी जो रहता है, एलोवेरा जो रहता है उसका जो अंदर का मज्जा होता है उसको धूप में सुखा देते हैं और वह बोल बनता है, उसका परपटी जैसा बना के, बोल परपटी बना के और वो दे तो बहुत अच्छा पैदा करता है। और अवगाहन, अवगाहन देना है ठंडा पानी में, सिट्स बात देना है, मतलब ऐसे टब में पानी रखना है नॉर्मल ठंडा पानी और उसमें बिठा देना है, थोड़ा बर्फ डाल दें और वो करें ना तो जो जितना ठंडक मिलेगा उतना सरक्त मूत्र प्रवृत्ति है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद जब कैंसर जैसे कंडीशन आ रही है तो उसमें इरमुंगली घृत जो है, जो व्याघ्र एरंड को इरमुंगली बोलते हैं, उससे सिद्ध घृत मिलता है या बना सकते हैं। उसका अगर हम बस्ती दें और या फिर उत्तर बस्ती दें, अगर पॉसिबल है उत्तर बस्ती दें, नहीं तो नॉर्मल बस्ती भी दें, शीरपाक बना के जैसे तिक्तक शीर बस्ती में वो डाल के दें, तो ये पूरी तरह से सरक्त मूत्र प्रवृत्ति को ठीक करता है और मेलिग्नेंसी में भी बहुत अच्छा फायदा करता है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। वीना मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। मैंने एक गाइडलाइन दिया है, इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो यूज कर सकते हैं। हाँ वीना मैम बताइए। हाँ सर, मूत्रोत्संग जो कहते हैं उसमें मूत्र प्रवृत्ति तो अच्छी होती है, मगर मूत्रोत्पत्ति अच्छी होती है, मगर आगे यूरे यूरेथ्रा में अवरोध रहता है, तब भी बर्निंग मेच्योरेशन रहता है और ब्लीडिंग रहता है। तो उसमें स्नेहन स्वेदन देती हूँ मैं कटी भाग को, और अश्वगंधारिष्ट, दुरालभा, क्वाथ यानी धमासा देती हूँ सर, देवदारीवादी क्वाथ देती हूँ मैं, और उदुम्बरा अवलेह, औदुम्बर अवलेह ये देती हूँ 10 से 20 मिली दिन में 2 बार देती हूँ सर। चोपचिन्यादि चूर्ण, दगड़ी बेर चूर्ण और नाग भस्म ये भी देती हूँ बीच बीच में। और आप बोल रहे हैं ना कि सुवर्ण राज वंगेश्वर, ये रसकल्प सर मैं कभी कभी यूज करती हूँ, 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम तक वो देती हूँ सर, अमृता सत्व के साथ। और पुनर्नवा मंडूर, चंद्र प्रभावती, गोक्षुरादि गुग्गुल ये भी यूज करती हूँ सर, और वासाघृत। थैंक यू सर। जी, और क्या देती हैं आप? और क्या देती हैं खाने पीने में और कैसे, मतलब अभी मैं जैसे थोड़ा बता देता हूँ। मैं जैसे चंद्रकला रस देता हूँ, मैं हाँ। सुचेकर रस, कामदुधा, बसंत कुसुमाकर, उशिरासव, चंदनासव और दाह प्रशमन गण है वो अच्छा देते हैं और खाने के लिए। और मधुर अम्ल द्रव्यों से सिद्ध मंड पेयायुष, शीत पानक मतलब शरबत देते हैं। दूध, घी, नवनीत या अधिक प्रमाण में देते हैं। घी का सेवन ज्यादा कराते हैं अग्नि को बढ़ा के। और पेशेंट को व्यायाम नहीं करना है, धूप में नहीं घूमना है, विषमाशन नहीं करना है, मैथुन नहीं करना है, कटु तिक्त उष्ण विदाही पदार्थ नहीं खाना है, और हींग और लहसुन ये नहीं खाना है, हींग लहसुन से बढ़ता है।
और चंदन, उशीर, तृण पंचमूल, तारिवा, गोक्षुर, कमल, मालती पुष्प, जाति पुष्प, गुलाब, द्राक्षा, आमलकी, दाड़िम, प्रवाल, मौक्तिक, ये सब हम लोग द्रव्य देते हैं जो लघु द्रव्य हैं, शीत वीर्यात्मक, पित्त शामक। और अगर लेप लगा दें ऊपर, बस्ती भाग जो है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, चंदन, कपूर, अगरू और शब्दोद्घृत, खाने के लिए भी दें और लेप भी लगाएं। अब आप बताइए मैम। वीना मैम, आप कुछ बोलना चाह रही थी? नहीं सर, मैं बोल दिया मैंने। हाँ, और आहार में आप बोल रहे हैं वैसा ही मैं ये करती हूँ, बदल करती हूँ उनके। और पुष्यानुक चूर्ण भी मैं देती हूँ सर। पुष्यानुक चूर्ण तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तांदूल, क्या बोलते हैं आप, तांदूल के धुआं तंदुरोधक। के साथ, हाँ तंडुलोदक के साथ, हाँ उसका बहुत अच्छा उपयोग होता है सर। जी। क्या है ना, चिकित्सा हमें दोष और दुष्य को ही देख के करना है। कोई और पैथोलॉजी भी हो कोई बात नहीं, हमारा चिकित्सा का यही सिद्धांत है कि हम दोष देखते हैं और दुष्य देखते हैं। वात, पित्त, कफ, ये तीन ही दोष हैं, उस हिसाब से हम चिकित्सा देते हैं। बाद में जो व्याधि हमें समझ आ रहा है, व्याधि प्रतिनिधिक चिकित्सा, तो हम लोग बाद में देते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं और बताऊंगा। इसमें हल्दी, दारू हल्दी, चंदन, उशीर, यष्टि मधु, मंजिष्ठा, पद्मकाश, मौक्तिक पिष्टि, गैरिक भस्म। स्वर्ण गैरिक है ना, वो बहुत अच्छा काम करता है और खाने के पहले दिन है, अपान क्षेत्र में काम करना है। प्रवाल और मौक्तिक पिष्टि, पद्मकाश, मुस्ता, ये सब देते हैं। और हम लोग क्या देते हैं, रक्त स्तंभन करने के लिए कषाय रस वाले द्रव्य, जैसे कि बरगद है, वट, औदुंबर, जामुन, कांचनार, इन वृक्षों की छाल देते हैं। मोचरस, आम्र बीज की मज्जा, आम का जो बीज होता है, अभी मैंगो का सीजन है, वो जो बीज है ना वो सुखाकर रख दीजिए, उसकी मज्जा का चूर्ण बना के दीजिए, बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से अगर हमें वमन कराना है तो वमन अच्छे तो नहीं, यष्टि मधुपांड और मदन फल से वमन कराना बहुत अच्छा रहता है। और पित्त शामक द्रव्य में हम लोग कुटकी का भी प्रयोग करते हैं, है ना। और इसमें और ये बताया है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ये अलार्म कैसे तो बजने लगा। इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि मतलब कमल लाल है, पलाश है, प्रियंगु है, यष्टि मधु है, बीजक है, ये सब का प्रयोग हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और कभी कभी मूत्र प्रवृत्ति में क्यों आ रहे हैं वो डायग्नोसिस करना जरूरी है। डायग्नोसिस होने के सामने नाकेशर चूर्ण, बुलबद रस और गोक्षुरादि गुगुल, चंद्र, ये सब देते हैं। दाड़िम का रस देते हैं, आंवले का रस देते हैं, गोदुक देते हैं। फिर शुंठी छोड़ के जो षडंग पानी है, शुंठी हटा देना है और वो षडंग पानी देते हैं लंघन कराने के लिए। पटोल देते हैं और मुद्ग यूष देते हैं, मसूर का यूष, जीर्ण शाली षष्ठी का मंड देते हैं। बहुत अच्छा फायदा होता है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? आपका क्या अनुभव है? कंचन मैम ने बता दिया, बीना मैम ने बता दिया। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हरिहर सर, डॉक्टर वर्षा मैम, डॉक्टर हरीश बत्रा जी, शशि मैम, शशि मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? महेंद्र सर, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, कुछ बोलना चाहते गुड हैं आप इवनिंग। लोग? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, अभी बोलिए मैंने मैम। बल्कि एक पेशेंट की केस टेकिंग करी, उनका भी ये कंप्लेन था हिमेचूरिया का। हाँ, बट ये है कि उनके साथ में ये प्रॉब्लम है कि वो जब भी एलोपैथिक मेडिसिन लेती थी, खास करके पेन किलर, तो उनके साथ एक दो बार इस तरह की प्रॉब्लम हुई, तब उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि अभी पेशेंट की एज है 76 के आसपास है, 5'1" की हाइट है और 100 kg के आसपास वेट है। तो वेट गेन की वजह से भी कह सकते हैं, और जो भी है मतलब पहले भी शायद उनको कुछ और प्रॉब्लम हुई होंगी। मेरे पास तो फर्स्ट टाइम आज ही केस आया है। तो उनको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है और जॉइंट्स में भी पेन रहता है, खास करके नी जॉइंट में, और फ्रोजन शोल्डर वगैरह की भी तकलीफ है। बट उन्होंने जो सर वजह बताई, उन्होंने यही बताया कि जब भी वो पेन किलर लेती हैं तो उस वक्त मतलब एलोपैथिक पेन किलर, तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि उनके यूरिन में ब्लड आना शुरू होता है। तो कई बार तो उनको बहुत ज्यादा भी ब्लड आया, परेशान भी हो गए हैं। फिर उन्होंने दवाएं कराई हुई हैं, तब वो ठीक हुए हैं। तो ये जो मतलब प्रॉब्लम होती है यूरिन के साथ ब्लड, तो कई बार इसी तरह के पेशेंट्स में आते हैं, मतलब जिनको लॉन्ग टर्म में काफी प्रॉब्लम रहती हैं। और कभी कभी सर जैसे आपने बताया इंजरी वगैरह के केसेस में आए, तो इंजरी वाले केसेस के तो ये मेक्टोरेशन के केसेस नहीं दिया देखा है, या रिनल कॉलिक के पेशेंट्स में भी कई बार सर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, जो मैंने देखा हुआ है। अच्छा।
तो अभी मैंने इनको कुछ कुछ चीजें चलाई हैं। अभी मैंने इनको पुनर्नवा मंडूर और गोक्षरादि यही सब चीजें चलाई हैं साथ में। अब देखती हूँ मैं इनका क्या है, फिर आपसे मैं भी शाम को डिस्कस भी करूंगी। सर हेतु तो इनके ज्यादा नहीं निकले, एक मेन वही हेतु है कि दिवासन का थोड़ा सा है, और बगैर भूख के खाने पीने का जो लोगों का रहता है, ये सब सारी चीजें हैं। बट पेशेंट 15-20 साल से बीपी की मेडिसिन पर हैं, और थायरोनॉम पर भी 30 साल से हैं। नहीं, बीपी की मेडिसिन 25 साल से चल रही हैं, थायराइड की गोली 30 साल से चल रही है। सर ये तो दो है इनका मेडिसिन का। और अभी अब सारी चीजें, स्लीप डिस्टरबेंस है, फ्रोजन शोल्डर है, हाथ वगैरह भी कांपते हैं। वैसे तो पूछा तो बोली पेट साफ होता है, लेकिन मल उनका डूब जाता है, और स्टिकी स्टूल है, ये सब सारी चीजें, गैस एसिडिटी भी है। हेतु अभी बहुत ज्यादा नहीं निकल पाया है, स्ट्रेस का हेतु है सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? मनीषा मैडम जी, सरक्त मूत्र प्रवृत्ति के बारे में आपका कोई अनुभव है तो शेयर करना चाहेंगी? प्रणाम सर, मैं अभी ज्वाइन की हूँ सर, कुछ सुन नहीं पाई मैं, पेशेंट थे। ठीक है, आपके पास ऐसे अच्छा, रक्त मूत्र, हाँ रक्त के साथ जो मूत्र प्रवाहित होता है, तो हाँ उसको हम रक्त पित्त के अकॉर्डिंग ही लेते हैं सर। जी और उसमें चंद्रासा और उशिरासा हाँ इनके साथ में चलाते हैं। और मेन चिकित्सा में तो हम प्रवाल, मुक्ता, चंद्रकला रस, और साथ में बोलभद्र रस, और पेशेंट के अनुसार ही ये सब चिकित्सा, रक्त स्तंभन के लिए भी दवाइयाँ देते हैं, रक्त स्तंभन, और चंद्र प्रभा बट्टी भी चलाते हैं इसमें। हाँ, निकल जाए। तो जी सर ये कभी कभी पेशेंटों में तो बहुत जल्दी एक आध हफ्ते में ही लाभ मिल जाता है, कभी कभी दोष दृश्य को देख करके फिर उसका शोधन करके, दीपन पाचन करके रक्त पित्त की ही चिकित्सा चलाते हैं, पेशेंट को वायु और रक्त के अनुसार लेकर के सर। और इसमें हमारा जैसे धात्री लौह भी बहुत अच्छा काम करता है। पेशेंट में रक्त अल्पता भी आ जाती है, एनीमिक भी हो जाते हैं वो। और आरोग्य वर्धिनी चलाते हैं दीपन पाचन के लिए। गोदुग्ध से अब तो चलाने लगी हूँ, पहले तो मैं इसमें योग बना करके ही देती थी, ऐसे देते हैं सर। ठीक है, इसमें पंचवल्कल क्वाथ, खदीर का सार का जो पाउडर है वो दे, पानी के साथ बहुत अच्छा पैदा करता है। जम्बू फल बीज जो है, जामुन का बीज फेंकना नहीं चाहिए, अभी जो आ रहा है बीज, उसका चूर्ण देते हैं। खदीर कषाय बहुत बढ़िया काम करता है, सिंपल सिंपल दवाइयों से भी काम हो जाता है। जी, खदीर और सारिवा इसका लगा करके, मिला करके, वो भी कषाय बना के, क्वाथ बना करके उसको भी देते हैं। इसमें थोड़ा वरुण वरुण भी अच्छा काम करता है सर, जी वरुण छाल चूर्ण। जी जी ठीक है, तो इतना आप लोग दीजिए, फिर हमें भी बताइएगा आपका क्या अनुभव है। इससे अतिरिक्त भी कोई होगा तो बोलिएगा। हाँ बोलिए अभय सर। सर इसका क्या चार्ज रहेगा सर? एक एक करके। जागीर सिंह जी क्या बोल रहे हैं आप? हाँ सर, इसमें हम बस्ती कोई यूज कर सकते हैं, मात्रा बस्ती? मात्रा बस्ती में मैंने बोला ना, तिक्तक शीर बस्ती में शब्दोद्घृत या महातिक्तक घृत डाल के, मात्रा बस्ती से जल्दी फायदा होता है। जी सर। तिक्तक शीर बस्ती Thank you. अच्छा रहता है। हाँ सर इसमें वो डिप सिस्टम में देते हैं ना, तो पेशेंट को अच्छा लाभ करता है इसमें। हाँ जी सर, हाँ दूर्वा स्वरस और संग में बासा का स्वरस और गुड़ुची स्वरस, हाँ जी, हाँ और जी, फिर बहुत उसमें बहुत अच्छा। सित्रा डाल के उसी से बंद हो जाता है सर, जनरली में तो ये 2-3 दिन में ही। हाँ उसको मेरे पास तीन बार में या फिर 4-4 घंटे में दे देते हैं। हाँ और यदि उसकी वो क्या नाम है पथरी की, तो पथरी के तो पेशेंट में जो मानो 3 बार एक दिन में, पहले दिन में आराम मिल गया। मेरे 3-4 पेशेंट थे इस तरह के, जो पथरी हाँ निकली तो उनके साथ में भूत निकल गई, पथरी तो, और साथ में खून भी आ गया। तो उसके बाद में एक दिन दिया, उसके बाद में बंद हो गया। और जनरली में जो पेशेंट आते हैं, जैसे कोई और कोई कंप्लेंट के हिसाब से उसका ब्लड आता है, तो फिर उसके लिए अपन 3-4 दिन तक इसको चलाते हैं। मैं तो ज्यादा दिया कुछ भी नहीं दिया, ज्यादा ज्यादा एक पेशेंट को दिया था चंद्रकला रस, बस। हाँ इसके अलावा मेरे को कोई ज्यादा इसमें हैवी ट्रीटमेंट कभी देने की जरूरत पड़ी नहीं। हाँ और हाँ क्या है सर, ना। बहुत हाँ बहुत बढ़िया बताया सर। इसमें कभी जैसे इमरजेंसी में ऐसा हुआ पेशेंट को, तो स्टोन के रिमूविंग में तो दुर्वादी तेल का मैं चला, दुर्वादी तेल बस्ती हाँ देती हूँ, उसमें भी अच्छा हाँ लाभ मिलता है जी। और ना इसमें मेरे पास गर्मी के दिन में
यूटीआई हुआ और मतलब पब्लिक टॉयलेट यूज किया, तो मैं और दवाएं तो देते हैं, सूक्ष्म त्रिफला AKT, साथ में गन्ने का रस का बस्ती दे दिया मैंने। इतना बढ़िया फायदा होता है ना, गन्ने का रस तरल भी है और पित्त शामक भी है, बहुत अच्छा फायदा होता है गन्ने का रस का। सर कभी मैम ने बताया था ना कि हम ड्रिप ड्रिप करके देते हैं ना वस्ती, वो कैसे मतलब वो कैसे कैसे देते हैं सर उसको? तो बीना मैम कैसे देती है आप बताइए, मैं तो बता सकता हूँ, आप बताइए। मैंने राजयापन बस्ती कभी नहीं दिया सर आज नहीं, तक। ड्रिप मेथड से जो बस्ती बोला है, ड्रिप मेथड से। ड्रिप मेथड से वो ही राजयापन ही देते हैं ड्रिप से। ऐसे क्या देते हैं, राजयापन वो सलाइन में लगाते हैं ना सर, से सर वो सलाइन में, या जी फिर हमारा क्या है, मैं तो बनाई हूँ सर, उसमें जो एनिमा पॉट होता है, तो हाँ उसमें हाँ मैं जी पतला वाला कैथेटर डालती हूँ 5 नंबर का, और उसमें जी नॉब लगा करके, और उसको स्मूथली थोड़ा सा उसको प्रेस करके, वो डिपिंग सिस्टम से उतना ही आए, मतलब आपको दिखेगा नहीं, बट पेशेंट को उतना ही जाता है वो। आप पहले अलग से लगा के और पॉट में रख के देख लीजिए, सेट करके उसको जी लगा दीजिए। तो हमको बहुत ज्यादा वो डिप का पाइप और ये सब ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास जो सेट है कैथेटर का साइज 5 नंबर का 4 नंबर का ले लीजिए और लगा दीजिए। नहीं, मगर वो निरूह को ही आप ड्रिप करती हो क्या? हाँ नहीं, जो निरू का पॉट है ना मैम, जो हाँ अपना, वो, हाँ 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 उसी वो में समझ में। उसमें नॉब लगा रहता है, तो हाँ उसी को कैथेटर का साइज हम पतला ले लेते हैं, बस बॉइल करके और घी लगा करके और उसको दे दिए जी। मगर द्रव्य क्या है उसमें? तिक्त क्षीर बस्ती है, तिक्त क्षीर जो है ना, जो, तिक्त क्षीर बस्ती। ओके ओके। हाँ तिक्त क्षीर बस्ती में। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो इसमें औषधियां, हमारी रक्त स्तंभक औषधियां डालते हैं उसमें सही बताया आपने। जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये ड्रिप का जो प्रयोग किया जाए, जब किया जाए कि किसी की वो होल्ड नहीं हो रही हो, तो हाँ उसमें अपन इसको प्रयोग कर सकते हैं, वो क्योंकि वो स्लो स्लो जाएगी, स्लो स्लो उसको जाएगी। और IV सेट आता है, 3-4 रुपए का आता है कुली, वो उसको लगा दें अपन, क्या दिक्कत है उसमें? तो कोई समस्या ही नहीं है, सारा कुछ सेट आता है उसमें। नल को बाहर कर दो, नल को फेंक दो, और नीचे से पूरा पूरा ही लगा दो, वो सेट ही, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं, ड्रिप सेट 3-4 रुपए का आता है IV सेट। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, वो तो ठीक रहेगा ना, जैसे हमारा पोर्ट होता है ना, ऊपर कोई भी बोतल है उसमें फिल कर दो अपना फिर बस्ते का जो है, और उसको जैसे हम ड्रिप लगाते हैं उसको ऐसे उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे करके, ड्रॉप बाय हाँ, ड्रॉप। उससे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, अपन को समस्या हाँ भी नहीं है। उसमें तो सर वो, लेकिन उसका हाँ ये कि सर अपन उसमें, दें कब, ये समस्या है सबसे बड़ी, जो जिसको होल्ड नहीं हो रही हो उसको दो अपन। हाँ ये हाँ मेरे साथ उसका सही प्रोसीजर रहेगा। बराबर। हाँ हाँ डॉक्टर साहब रिटेन भी कर लेगा प्रॉपरली, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं होनी चाहिए। हाँ बहुत जी कम ही देते हैं सर, अपन तो बस्ती में ही रिकवर कर देते हैं, उसकी उतनी जरूरत नहीं जी पड़ती है। हाँ सही बताया आपने। ठीक है, और शशि मैम, आप जो केस है वो हमें जरूर बताइएगा, आप जो बोली हैं बताने को, अच्छे से केस टेकिंग करेंगे, समझेंगे। शशि मैम सुन रही है क्या? शायद मैम सुन नहीं रही है। शशि मैम, आप बोली थी केस के बारे में बताएंगी। अच्छा ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी सर, ये जो है ना सरक्त मूत्रता वाला, तो इस केस में क्या है, बहुत सारे उनको ट्रबल है। जैसे उनका एक तो वेट बहुत ज्यादा है सर, 5 फुट 1 इंच की हाइट में 100 kg है कम से कम। हाँ 76 की एज है। 30 साल से थायरोनॉम खा रहे हैं 75 माइक्रोग्राम का। और 25 साल से उनको क्यों खा BP रहे के हैं? मेडिसिन में। क्यों खा रहे हैं? हाँ जी सर, सब चीजें चल रही हैं उनकी पहले से। ये अभी क्यों वो चल रही हैं, क्या कारण है कि चल रही हैं? अब उनका था कि पहले थायराइड वगैरह का था, तो थायरोनॉम चल रही थी 30 साल से। ठीक है। अब हाँ मेरे पास तो केस आ जाए ना, और BP हाँ की मेडिसिन तो 25 साल से खा रहे हैं। और हाँ लोगों का ये रहता है कि BP की गोली खा रहे हैं जी, BP हमारा ठीक रहता है। और अभी ये है कि उनको जॉइंट्स वगैरह में बहुत ज्यादा पेन वगैरह है, और चल फिर नहीं पाते हैं, या तो लेटे रहते हैं या तो बैठे रहते हैं। 10:30 बजे रात में सोते हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं, बीच में दोपहर में भी सोते हैं। ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब करते हैं। लंच के वक्त थोड़ी सी भूख लगती, थोड़ी डिनर के वक्त। ब्रेकफास्ट में कोई भूख भूख नहीं लगी रहती है, बट अंदर खाना जाता रहता है। तो एक तो हेतु हो गया कि बगैर भूख के खाना खाते हैं। और टेंशन उन्सन तो लेते ही हैं। और गैस एसिडिटी सब है, स्लीप डिस्टरबेंस है, अभी नींद बिल्कुल नहीं आती है। फ्रोजन शोल्डर भी 7-8 साल से हैं। हाथ भी कांपता है।
ये सब सारी चीजें हैं। अभी मुझे लगता है कि एलोपैथी वालों ने हाथ खड़े कर दिए होंगे, तो सो फिर इसलिए आयुर्वेद में आए हैं। सिंपल सा सर ये होगा। अति स्थौल्य सारा कारण है। आपने सारी जो डिजीज बताई है सारी अति स्थौल्य की पेशेंट है ये पूरी तरह। उसका सर वो ट्रीटमेंट है होगा ही पूरा 100 पूरा kg वेट हो गया, पूरा तो अब कवर हो 5 जाएगा। फुट 1 इंच की हाइट में अति स्थौल्य तो वही गया। बस और बोल रही है वही है कि सारा सारा ट्रीटमेंट उसी से हो जाएगा। इसका पेट का और सारा थायराइड का और बीपी का सब कुछ उसी से कॉन्टेक्ट है सारा ही। हाँ अपन तो अति सर स्थौल्य लेकिन का अब ट्रीटमेंट वही है करेंगे और ये कि सही हो जाएगी। पेशेंट जो है तो 76, बहुत ज्यादा एज नहीं है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन आ रहा था वो ऐसे लग रहा था जैसे 100 साल की ही हूँ। तो शरीर तो पूरा एकदम वो हो चुका है खराब जैसे, आप समझो। और जब भी पेन किलर ले लेते थे तो उसके बाद में हालत ये होता था, सर रक्त मूत्रता हो जाती थी। तो उसको छोड़ा है, होम्योपैथी वगैरह दवाएं भी काफी खा चुके हैं, और एलोपैथी की तो 2 खा ही रहे हैं बढ़िया से, 2-3। तो अभी ये सारा हालचाल है। अब पेशेंट को मैंने ऑनलाइन केस टेकिंग करी है, क्योंकि पेशेंट चल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, देखते आप हैं क्या। एक बार जी उनको सर। एक बार और केस टेकिंग करिए अच्छे से, और पता चलेगा। एक बार में और हाँ, रात में कम से कम 3 से 4 बार उठते हैं यूरिनेशन के लिए, ये भी हाँ, है। अच्छा, तो वही आम है, बहुत ज्यादा सारी चीजें उसका है। जी हाँ, सर। अभी ठीक मैं है, देखती हूँ इनका, फिर बताऊंगी 1 हफ्ते बाद। अभी कुछ दवाएं चला रही हूँ मैं, ज्यादा चीजें नहीं चला रही हूँ सर। मैं मेनली पुनर्नवा मंडूर चला रही हूँ, और बृहत्वा चिंतामणि रस है, महायुवराज गुगुलू, वरुणादि कषाय और हिंगू बचादी, बस। अच्छा, और इनके साथ में इनको मर्म वगैरह कराएंगे। अभी देखते हैं, और खाने में क्या क्या। वैसे तो मैंने बोल दिया है कि बगैर भूख के 1 बूंद पानी भी नहीं पीना है। अब देखते हैं पेशेंट कितना परहेज करते हैं। ठीक है। हिंग से जी सर। तकलीफ नहीं हो यस मैम, होगी। बताएं मैम, कुछ गाइड करना तो करें। हाँ, हिंगू हिंगू से हिंगू बचा दे दिया है ना आपने, हाँ तो हिंगू से पित्तवर्धन होगा ना। हम थोड़ा बहुत तो देखिए पित्तवर्धन होगा, मैंने उसलिए दिया है कि मैं जिन भी पेशेंट्स को दी हूँ वो बचा दी। हालांकि मुझे अभी इस तरह की नहीं कंप्लेन आई है। आम पाचन के लिए थोड़ा सा अच्छा सा हो जाता है, तो मेरे को था कि कौन सी ऐसी मेडिसिन दूं जो थोड़ा सा उनका आम पाचन वगैरह भी कर दे, तो इस वजह से मैंने इसको चलाया है। हिमैचुरिया है ना, मगर आप आज। नहीं, हिमेचूरिया अभी नहीं है। जब कभी वो पेन किलर अच्छा। वगैरह लेते हैं हाँ तब हाँ उनको हाँ। हिमेचूरिया रहता है, अभी हिमेचूरिया नहीं है। अभी ओके तो ओके। उनकी बस मेन कंप्लेन वही है कि जॉइंट्स में पेन बहुत ज्यादा है, और फ्रोजन शोल्डर वगैरह ही है, चल फिर नहीं पाते हैं, चलने फिरने में हालत खराब हो जाती है, मतलब 1-2 कदम भी नहीं चल पाते हैं, ये हालत है उनकी। अपन डाइजेशन को उसको एपत्ति कर दे सकते हैं मैडम, जिससे पित्त का भी समन हो जाएगा हाँ, और अभी पेट भी साफ हो जाएगा। हाँ, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। उसके बजाय, क्योंकि ओके। उधर वो पित्त बढ़ाएगा तो वो उधर आपको और समस्या पैदा कर देगा, क्योंकि आप बता रहे हो एसिड वगैरह भी उनके बन रहा है, डाइजेशन में खराब है। तो एपत्ति कर्म संघ में आप जैसे और कोई अपन प्रवाल पंचामृत उस तरह से उनको देके, जिससे वो थायराइड वगैरह पर भी काम करेगा उधर, यदि अपन अपन उसको शांत करेंगे तो उधर भी आपकी समस्या कम हो जाएंगी। हाँ, जैसे अभी यहाँ सर बारिश हो रही है ना, तो यहाँ पर मौसम में भी बड़ी नमी है, तो अभी हाँ मैंने चलाया। नहीं, चलिए मैं अभी पत्तिकर चलाती हूँ, तो मेरे को था कि 15 दिन के लिए चलाती हूँ, फिर 15 दिन बाद देखती हूँ, फिर ठीक है मैं पित्त शामक की मैं लीव करूंगी। लेकिन अभी मेरे को था इनकी पेन थोड़े से जाए हैं। हाँ नहीं वो सही है। गार्ड मास्टर है जैसे अपना एपत्ति कर रहा है, ये क्या है कि उसको, क्योंकि अपन को अनुलोमन भी करना, ये दोनों काम कर लेगा अपने मेरे हिसाब से, और आप अपने हिसाब से कर। हाँ, और उन जैसे उनको ये है कि 2 बार मल त्याग होता है, उनका हिसाब से तो नहीं था उनको कब्ज, लेकिन ये तो मैंने ही पूछा, तब हुआ कि हाँ मल डूब जाता है और स्टिकी भी है, तो ये चीज फिर उन्होंने बताया। और अदरवाइज तो उनको है भूख थोड़ा सा कम लगती है, वही दिन भर खाते पीते रहते हैं, जैसे चाय वगैरह भी मान लो पहले 2 पीते थे, अभी तो 1 पी रहे हैं। अब बिस्किट नमकीन खाया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ किया, अति मतलब वो चल ही रहा है। तो मैं चेंज करती हूँ अभी सर से, फिर शाम वाले सेशन में भी डिस्कस करती हूँ। थोड़ा मैं इनकी रिपोर्ट वगैरह भेजती हूँ, पर पेशेंट की रिपोर्ट सारी मेरे पास बहुत पुरानी रिपोर्ट उन्होंने भेजी है, 2-2 4-4 साल पुरानी। तो भी नई कोई रिपोर्ट आती है फिर मैं बताती हूँ। जी सर। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम लोग 9 बजे मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू, प्रणाम सबको, फिर 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, प्रणाम सर।